चलो अभी पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस, थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो। मार्कर। चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डीपीएसपी। डीपीएसपी के कुछ पार्ट्स पढ़ लिए थे। पहली चीज, ये किस भाग किस पार्ट में है? 4। इसके आर्टिकल हैं 36 से लेके 51, जिसमें से कुछ हमने पढ़ भी लिए थे। बातचीत बंद करनी पड़ेगी, एक आधे की समझ में नहीं आता। जब टीचर बोलने लगे तुम्हें बोलना बंद कर देना है। आर्टिकल 36, 36, 37, 38, 39, 40, इसमें 40 में लिखा था पंचायत का गठन करना चाहिए। ये स्टेट की ड्यूटी है। ड्यूटी मर्जी होती है, मानना ना मानना, ऑर्डर मानना पड़ता है। 36 ने आपको परिभाषा दी थी राज्य की, स्टेट क्या है। इसने लिखा नहीं स्टेट क्या है, इसने कहा जो 12 में लिखा है वही मान लेना। 37 कहता है इन चीजों के ऊपर आप वाद नहीं कर सकते, डिबेटेबल इशू नहीं है। मर्जी हो मन हो राज्य का तो बात माने, ना मन हो ना माने। यानी आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं पकड़ सकते भाग 4 के लिए। लेकिन आपने पढ़ा था भाग 3 के लिए सीधे कौन सा रास्ता था? सुप्रीम कोर्ट। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा था? 32 में। और 226 में रास्ता था हाई कोर्ट का। यहाँ आपको कहीं नहीं जाना, राज्य माने ना माने चुपचाप बैठे रहो। 38 ने हमें कहा था 3 तरह का, सा आ रा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जिसमें कि सब तरह की न्याय की बात की गई थी। 39 वाले ने 6 बातें की थी, मैंने 6 की चेत में लिखवा दी थी, जिसमें सुकुमार अवस्था के यंग बच्चे थे, आदमी थे, औरतें थी, समान काम के लिए समान वेतन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 में किसका गठन था? इसके बाद हमने 41, 42, ये इनमें से एक आधा शायद पढ़े थे, पूरे नहीं पढ़े थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। 44, 2 बराबर की संख्या, कॉमन सिविल कोड, या जिसे आप कहते हैं यूनिफॉर्म, ये मैंने बताया था आपको, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए सेम चीजें हैं, लेकिन 3 चीजों में इनके नियम कायदे अलग हो सकते हैं। पहली बात विवाह या शादी, फिर तलाक इसी से जुड़ा, और तीसरा गोद लेना। इन तीनों के नियम आपके अपने धर्म के अनुसार बन सकते हैं। उसमें कोई ये जो आपका राज्य है या देश है बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सब पे लागू होता है, बस 3 चीजों को छोड़ देना, विवाह पर, तलाक पर और गोद लेने पर। आर्टिकल 41 से पहले 42 एक इंपॉर्टेंट याद कराया था, मैटरनिटी लीव, जो माँ है उसको अपने बच्चे के लिए लीव्स मिलना उसका एक कायदे से हक होना चाहिए, और ये डीपीएसपी में है, राज्य की जरूरत है तो वो करवा ले, ना तो ना करवाए। 41 ने कहा था, क्या कहा था 41 ने बताना? हाँ, बेरोजगार, बीमार, है ना, वो 41 में था या 43 में था? 43 में था, निर्वाह, जितने कम से कम निर्वाह योग्य तो पैसे दे दो। कोई निर्वाह योग्य जो वेजेस हैं, डेली वेजेस, वो कम से कम इतनी तो रखवा दे स्टेट की पेट भर जाए। अब मान लीजिए आज के दौर में किसी को एक दिन पूरी मेहनत करने पर 50 रुपए पकड़ा दिए जाएं, तो क्या इसका घर चल जाएगा? इसका पेट भी नहीं भरेगा, अपना घर तो बहुत दूर की बात। तो मिनिमम वेजेस का प्रावधान राज्य देखे। क्या हर राज्य में मिनिमम वेजेस बराबर होती है? अलग अलग। जब सैलरी अलग है तो वेजेस तो अलग होंगी। हर राज्य में अलग सैलरी है, पता है तुम्हें? ये एक ही पोस्ट पर हरियाणा के टीचर को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे 5, 7, 8 हजार लगभग ज्यादा दिल्ली के टीचर को मिलती है। ये डिपेंड करता है वो स्टेट कितनी महंगी है। सरकारी नौकरी में भी सैलरी अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट में, हर स्टेट में। तो ये वेजेस कम से कम इतनी दे दो कि बेचारों का घर चल जाए। इसे कहते हैं निर्वाह योग्य, कम से कम मजदूरी या वेजेस मिले। 41 ने कहा था कुछ दशाएं, कौन सी दशाएं थी ये? कुछ कंडीशन। कौन लोग थे ये? बेरोजगार, और क्या थे? बीमार, और क्या थे? एक और क्या था? हाँ, बुजुर्ग, ये ब से थे, और एक थे दिव्यांग, जिसको हम हैंडीकैप्ड बोलते थे, दिव्यांग। तो पूछेंगे क्या दिव्यांग के लिए कोई आर्टिकल आपका प्रावधान करता दिखाई देता है? तो आप कहोगे बिल्कुल, आर्टिकल 41 कहता है दिव्यांग, बेरोजगार, बीमार, बुजुर्गों के लिए कुछ दशाओं में राज्य देखे कि इनके लिए ठीक ठाक काम करे, इसलिए पेंशन होती हैं बीमारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, इसी कारण से। 45 ने कहा था 0 to 6 ईयर्स के बच्चे की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये मैंने आपको बताया था, अब पढ़ने का हक किस साल के बाद स्टार्ट हो जाएगा? 3 साल। और अब पढ़ाई का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, PP1, PP2, PP3, फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, इसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th, ये स्ट्रक्चर है। तुम्हारे वाला जिससे तुम पढ़ के आए हो ना, अब वो गया, अब वो स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें 5 + 3 + 3 + 4। अब ये है नई शिक्षा नीति, जबकि तुम पढ़े हो 10। और इसका डिवीजन ऐसे था कि 5वीं तक, पहली से 5वीं तक, इसके बाद 6ठी से लेके और 10वीं तक, उसके बाद 11वीं और 12वीं, ऐसे ही तो पढ़ते थे हम लोग। हमारा जो स्ट्रक्चर था ना पढ़ने का, वो बदल गया। अब ऐसा स्ट्रक्चर है पढ़ने का जो प्रेजेंट में बच्चे, अब इस साल क्योंकि पेंडेमिक था ये लागू दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगले साल देखना ये सब स्पष्ट दिखेगा स्कूलों में। अब दाखिला किस उम्र के बाद माना जाएगा? 3 से 6 में बच्चा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मैंने कल बताया था इनकी केयर की जाएगी, इनको पढ़ाया कम जाएगा, ये जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। हर सरकारी स्कूल में छोटे बेड्स का प्रावधान होगा, अलग से इनके कमरे होंगे जहां इनको बस खेलना, कूदना, मौज मस्ती करना। पढ़ने का प्रेशर आएगा 3rd क्लास के बाद, उससे पहले बच्चा आए और मौज मस्ती करे। ये सब किस आर्टिकल में है? 45। किस उम्र के बच्चों के लिए है ये? 0 से 6। और हम ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 21A इसी से जुड़ा था कुछ। क्या था 21A? राइट टू एजुकेशन। कब इसका अधिनियम आया था और ये एक्ट कब लागू हुआ था और पेरेंट्स की जिम्मेदारी कब बना था?
2002 में। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 86वां। अमेंडमेंट अलग है, आर्टिकल अलग है। अमेंडमेंट 2002 में हुआ, आर्टिकल ऐड किया गया 2009 के अधिनियम से, फिर लागू किया गया 2010 में 1 अप्रैल, क्योंकि सेशन की स्टार्टिंग ही आपके देश में 1 अप्रैल से होती है। इतना हमने पढ़ लिया था। आज इसके आगे के और पढ़ लेते हैं। 46 अब तो लगभग खत्म होने पर आ गए। 47, 48, 49, 50 और 51, 51 ही तो है। 36 से 51 ध्यान से बोर्ड पे पहले देखो, समझो, फिर किताब उठाएंगे। सबसे पहले 50 की बात करते हैं। 50 बंटवारा करता है, कामों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। आपके देश में 3 चीजें आप जानते हैं, एक लेजिस्लेचर होती है, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। ये एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम को अलग करता है आर्टिकल 50। इसमें लिखा गया कि राज्य देखे कि मेरी सरकार कहीं न्यायपालिका के ऊपर दबाव तो नहीं बना रही है। 50 में शक्तियों का बंटवारा कर दिया इनके बीच में। और 51 कहता है इंटरनेशनल पीस यानी अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना। कोई भी राज्य, अब जैसे आपके देश के नीचे इंडिया के जो दक्षिण और मध्य भारत के हिस्से हैं, 9 हिस्से पानी से टच हैं, लेकिन ऊपर के अगर आप हिस्से देखें मैप पे तो सारे के सारे विदेशी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच है। आपके हिस्से पाकिस्तान से भी टच करता है, छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, बांग्लादेश, है ना। इसके अलावा म्यांमार तक आप फैले हुए हैं। आपका कोई एक राज्य जानबूझ के किसी कंट्री में घुसपैठ कर दे, नाम राज्य का आएगा या आपके देश का आएगा? भाई एक की गड़बड़। अब सिक्किम है, 3 तरफ से कितने देशों से घिरा है? 3, नेपाल, भूटान, चाइना। एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दे, तिब्बत में घुस जाए, तो नाम किसका खराब हुआ? वो तो अटैक इंडिया पे करेंगे ना, सिक्किम पे थोड़ी अटैक करेंगे। इसलिए देखना है हर राज्य की जिम्मेदारी कि इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मैं क्या करूं। मेरी कोई पॉलिसी ऐसी ना हो, स्टेट पॉलिसी, जिससे देश पे कोई आफत आ जाए। तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना हर राज्य की जिम्मेदारी है, जिसकी सीमा खासी किससे टच होती है? इंटरनेशनल बाउंड्री से। आर्टिकल 51 में लिखा। 50 में काम बांट रखे हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका पे दबाव मत बनाना। 49, अच्छा ऊपर से देखते हैं। 45 क्या था? शिक्षा का ना। 45, 46 कहता है SC, ST, OBC। क्या आपके संविधान में इनके लिए कहीं और कुछ भी लिखा था? इसके लिए कोई आयोग बने थे क्या? याद करो, आयोग बहुत पहले पढ़ाए थे, 10-15 दिन पहले। SCs का आयोग था, STs का था, OBC का था। इनके कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की भी है, ऐसा आर्टिकल 46 में लिखा है। SC, ST, OBC का ध्यान रखे, ये राज्य की जिम्मेदारी है, रखे ना रखे उसकी मर्जी। 48 कहता है पशुओं का ध्यान रखो, राज्य पक्षियों का ध्यान रखो, वन का ध्यान रखो, वन में जो जीव घूमते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करो। और इसी में एक पार्ट बना दिया गया कि अगर हो सके तो गौ संरक्षण पर भी काम कर लेना। गौ संरक्षण मतलब गायों का संरक्षण। और आप सबको पता होना चाहिए, हरियाणा इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसने गौ संरक्षण अधिनियम बना दिया था 2015 में। अब तो 1-2 स्टेट्स ने और बना दिया, यानी गायों की रक्षा करना, जानवरों की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना, वन्य जीव अभ्यारण्य का ध्यान रखना। ये किस आर्टिकल में है? इसी में ABC में गाय और ये सब डाल दिया गया। 49 कहता है आपके स्टेट में अगर कोई ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिक, ऐतिहासिक कोई स्थल है, मान लीजिए कोई अकबर का बनाया हुआ किला है या पृथ्वीराज चौहान का, राय पिथौरा का, तो आपके राज्य की ड्यूटी है कि उस ऐतिहासिक स्थल का ध्यान रखे, उसको मेंटेन करे और उसको टूरिज्म के बिहाफ पे डेवलप करे। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर किसी स्टेट में ऐतिहासिक स्थल पड़ते हैं, कोई पुराना जिनके इतिहास में इंपॉर्टेंस रही है, तो इसकी केयर टेकिंग करनी है, ये राज्य की जिम्मेदारी है। करे ना करे उसकी मर्जी, लेकिन करनी चाहिए ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। इसके बाद 46 के बाद 47 कहता है स्टेट की कुछ प्राइमरी ड्यूटी है। 3 चीजें प्राइमरी हैं जो स्टेट को देखनी है हर एक आदमी के लिए। क्या? उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको पोषण मिले। अगर बहुत गरीबी है तो राशन में देखो 2 रुपए किलो गेहूं चावल ये मिलता है, पता है तुम लोगों को? ये क्यों मिलता है? स्टेट की जिम्मेदारी है अपने राज्य में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखे, पोषण का ध्यान रखे और जो बेसिक चीजें हैं ना उनको मुहैया करा दे। इसलिए हर स्टेट में देखो गरीबों के लिए अलग से राशनिंग की व्यवस्था है, गेहूं चावल मिलते हैं। कोई दिक्कत आती है तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, अब जब ये पेंडेमिक आया तो पता कई राज्यों ने कट्टे भर भर के गेहूं भिजवाए थे घर घर तक। कई राज्यों ने ऐसा किया। दिल्ली में तो सरकारी स्कूलों में आप आओ और पता नहीं BPL कार्ड दिखाओ और 1 महीने का राशन फ्री ले जाओ, ऐसा तक प्रावधान किया। ये स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है, जो उसमें लोग रहते हैं उस स्टेट में, उनके स्वास्थ्य का, पोषण का, हेल्थ का ध्यान रखे। ये सारे समझ में आ गए? थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं पर ये याद करने पड़ेंगे, पेपर में पता नहीं क्या आ जाएगा। बताओ 36 में क्या था? 36 में थी राज्य की परिभाषा। 37 में क्या था? सीधे कोर्ट चले जाओ, नहीं जा पाओगे, आर्टिकल 37 में लिखा है। 38 में क्या था? सा आ रा। 39 में कितनी बातें? 6। आदमी औरत की बराबरी की बात भी यहाँ लिखी गई थी, समान काम के लिए समान वेतन, अच्छा माहौल। 40 में क्या था? पंचायतें। 41 में क्या था? कौन सी दशाएं? बेरोजगार, बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग, इनके लिए। 42 में कौन सी छुट्टी थी? मैटरनिटी लीव मिले ताकि औरतें अपने बच्चों का ध्यान रखता है। 43 में क्या था? इतने रुपए कम से कम दे दो कि वो वहां रह के पेट भर ले, भूखा ना मरे। 44 में क्या था? कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बस 3 चीजों पे बात मत करना, शादी, तलाक और बच्चे गोद लेना। 45 में क्या था? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 6 से 14 वाला इसमें आएगा या 21A में आएगा? 21A अलग है। नई शिक्षा का पैटर्न क्या है? 5 + 3 + 3 + 4। ये याद रखना, नई शिक्षा नीति है। इसके बाद है RT। कब एक्ट बना था? कब एग्जीक्यूशन में आया? 1 अप्रैल 2010 में। और कब इसके लिए अधिकार के पहले कर्तव्य बनाया? 2002 में। 46 किसकी बात करता है? SC, ST, OBC। 47 क्या कहता है? स्टेट की बेसिक प्राइमरी हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, इन बेसिक चीजों का ध्यान रखे। 48 किसकी रक्षा की बात करता है?
इसमें इसमें कृषि भी है, क्योंकि खेती होगी तभी ये भी जिंदा रहेंगे ना। तो कृषि है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, गाय हैं, ये सब किसमें आ गई? 48। 39 क्या कहता है? ऐतिहासिक स्थलों की केयर करो राज्य की। 50 क्या कहता है? बंटवारा। भाई ये तेरा काम, ये तेरा, एक दूसरे के में इंटरफेयर मत करना। 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखो, तुम छोटी सी गड़बड़ मत करना ताकि देश पे दिक्कत आए। क्लियर हो गए सब ये? जल्दी से बुक उठाओ, बुक में से पढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पेज नंबर कितना पढ़ लिया था? देखो 42 पे थे हम। 42 में कितने पढ़ लिए थे? अच्छा 42 का ये ऊपर 35 तक नहीं हुआ? अच्छा 42 कंप्लीट है, 46 पढ़ लिया था, ये तो नहीं पढ़ा। अच्छा 42 ठीक है, मैं पेज नंबर भी ऊपर 42 ही है ना, तो मुझे लगा पेज नंबर 42। चलो ठीक है, हम आर्टिकल 42 फटाफट से रीडिंग लेते हैं। 36 से 36 में देखो राज्य की परिभाषा। 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। 38 में तुमने सा आ रा लिखा होगा। 39 में कुछ कितनी बातें थी? 6 बातें। 39A में समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायत, किसका विचार था ये? गांधी का। और बाद में गांधी ने जो विचार दिया राम राज्य की कल्पना, वो इसमें पूरी हुई। 41 में कुछ दशाएं तुमने लिखी होंगी, बुजुर्ग, बेरोजगार, दिव्यांग, है ना, बीमार। 42 में था मानव उचित दशाएं, मानव के लिए उचित दशाएं, प्रसूति सहायता। इससे आगे पढ़ना था हमें। 43 टिक कर लो, निर्वाह मजदूरी, कम से कम इतना तो पैसा दो कि उसका पेट भर जाए, निर्वाह मजदूरी। 43 का पढ़ लो, उद्योगों के प्रबंधन, प्रबंध को प्रबंधन न और बना लो, मैनेजमेंट में कर्मकारों का भाग लेना। आप जानते हैं बड़े बड़े उद्योगों में, जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ जो लोग काम करते हैं मैनेजमेंट के अंडर, उनका उसमें कोई मजदूरों के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पता है तुम्हें ये बात? हाँ, यूनियन होती है, जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह। आप पुरानी मूवीज अगर कभी देखो अमिताभ बच्चन के टाइम की, तो उसमें एक बहुत बेसिक बात होती थी कि एक मजदूर का हाथ मशीन में आ गया, एक कॉमन प्लॉट था, उसका हाथ कट गया, फिर सारे मजदूर स्ट्राइक पे बैठेंगे, फिर वो जो उनका लीडर होगा वो या तो अमिताभ बच्चन निकलेगा या धर्मेंद्र या इस तरह का कोई हीरो, फिर वो लीड करेगा, और सामने वाला या तो ये होगा ओमपुरी होगा या इस तरह के बड़े बड़े लोग, ये मालिक बनते थे। ये जो चीज थी ना, ये देखो आर्टिकल कब आई थी, अंडरलाइन कर लो ये, कि इनका भी हिस्सा होगा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 42वां संविधान संशोधन, तुम सब जानते हो 42वां संशोधन कब हुआ था? इंदिरा गांधी, 1976। तो अमिताभ बच्चन भी तो तभी हीरो बना था, 70s में तो हीरो था, तभी बहुत बेसिक बात है, यहाँ लिख लो 1976। तब ये कंपलसरी कर दिया कि राज्य ध्यान रखे, लेकिन फिर भी हक नहीं बनाया। तो पूछेंगे मजदूर संगठनों में से कुछ मजदूरों का मैनेजमेंट में शामिल होना, क्या ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है? बिल्कुल है। कौन से का भाग है ये? जिसमें निर्वाह मजदूरी की बात है। तो 43 ख बस पढ़ लो, ये काम का नहीं है, छोड़ दो। 44 पे आओ, बराबर के नंबर है ना, 4-4, तो किसकी बात करेंगे? ये कॉमन सिविल कोड, सेम बात करेंगे। टिक करना, एक समान सिविल संहिता, इंग्लिश में टिक कर लो यूनिफॉर्म सिविल कोड। बस किस पे लागू नहीं होगा? 3 बातों में मत करना, एक तो शादी, एक तलाक और एक गोद लेना। लिख लो यहाँ, विवाह, तलाक, गोद लेने के नियम अलग हैं। विवाह, तलाक और गोद लेने के नियम अलग हैं, बाकी सब में सेम है, इन 3 में हमारे नियम अलग है, क्योंकि धर्म से जुड़े हैं ये। वो तो अपनी मर्जी है, कोई किसी को दो, वो तो लीगल राइट है। 45 पे आ जाओ, आरंभिक शिशुत्व, आरंभिक मतलब टिक कर लो, आरंभिक शिशुत्व, इंग्लिश में टिक करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर। एक बार इनको बोलो बाहर से, विकास आके एक बार देखे, जिसके किताब नहीं निकाले बाहर, इनकी लगातार बात शुरू हो जाती है। अंडरलाइन कर लो ये, आरंभिक शिशुत्व देख रहे, कुछ ना आवाज में भी कुछ तुम्हें लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ इको टाइप फील हो रही है पीछे से। चलो पढ़ लो अभी यस मैम पता चल गया तुम्हें जब मैंने बोल दिया। क्या हुआ? साउंड चेक कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, विकास को बोल निकाल देगा जो गड़बड़ कर रहे हैं इनमें से। चलो पढ़ेंगे इसमें आगे, टिक कर लो इंग्लिश में, अर्ली चाइल्डहुड केयर, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, 6 साल से कम। इसी में बहुत काम का पॉइंट, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002, क्या बना इसके द्वारा? ये 2002 में क्या बनी थी? ड्यूटी। लिख लो यहाँ, आधो को याद ही नहीं रहेगा, ड्यूटी लिख लो। 2002 में ड्यूटी बनी। 2010 में क्या बना? राइट। राइट का हक होता है, और राइट के लिए आप कहाँ का रास्ता पकड़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ड्यूटी मर्जी ना निभाएं। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं सबकी ड्यूटी है पढ़ना, लेकिन कुछ को समझ में ही नहीं आता, नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर आदेश देना पड़ता है कि इनको क्लास से निकालो। तो अपने ऊपर से समझ लो ये बातें, ये सबके साथ हैं, ये तुम्हारी लाइफ से जोड़ के बता दिया ताकि तुम भूलो ना। निर्देश होता है काम अच्छे ढंग से करना तुम्हारे फायदे के लिए, लेकिन जब निर्देश को ना माना जाए तो क्या बना दिया जाता है? आदेश। मैं इसके आगे एग्जाम्पल दूंगी, 2 आदेश बने थे। पहले ये टिक कर लो, 45वां, जिसको ये कहे ना तुरंत निकल जाना, इससे कोई बहस नहीं करेगा, रोज ना बताना पड़े ये बात, जल्दी से टिक करो। अगला 46वां, SC ST अन्य दुर्बल वर्ग, बैकवर्ड क्लास, इंग्लिश में भी टिक कर लो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर वीकर सेक्शंस। अगले पेज पे आ जाओ, 47, पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य, राज्य का कर्तव्य लिखा ना, यहाँ लिख लो प्राइमरी, प्राथमिक कर्तव्य है ये, हर राज्य की जिम्मेदारी है उसके राज्य के लोगों को अच्छा ठीक ठाक खाना मिल जाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो और उनकी हेल्थ अच्छी हो। तो 3 चीजें बेसिक इंग्लिश में टिक कर लो, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, ये राज्य का प्राइमरी ड्यूटी है, निभानी चाहिए प्राइमरी ड्यूटी। 48 पे आ जाओ, कृषि और पशुपालन। 48 का टिक करना, पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा, 42nd अमेंडमेंट द्वारा। कौन थी पीएम 42nd अमेंडमेंट में? इंदिरा गांधी। यहाँ ऊपर 48 के पास लिखो गौ वध पर रोक, 48 के पास लिख लो गौ वध पर। बताओ सबसे पहले किसने रोक लगाई है? हरियाणा ने कानून बना दिया, कानून अगर नहीं माना तो क्या मिलेगी? सजा। यहाँ लिखा था तो सजा नहीं थी, यहाँ लिख लो गौ वध पर रोक, ब्रैकेट में लिखना हरियाणा प्रथम राज्य। नेक्स्ट पे आ जाओ, 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, अंडरलाइन कर लो, स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण। किसकी जिम्मेदारी है लाल किले की केयर करना?
दिल्ली में जो भी सरकार बैठी है ना उसकी जिम्मेदारी, वैसे प्राइवेटाइज कर दी चीजें लेकिन वो अलग चीज है। 50 पे आ जाओ, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अलग करना, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से। 51 टिक करना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, और 51 का टिक कर लो मूल कर्तव्य। का मतलब क्या समझे? पहले था या बाद में आया? बाद में आया, अंडरलाइन कर लो, मूल कर्तव्य। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने शायद एक दिन जिक्र भी किया था, इसको बोर्ड पे देखो एक बार। पहले भाग 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसमें गैप दिया मैंने जानबूझ के। 1 में आर्टिकल कितने थे? 1 से 4, इसमें 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 5 स्टार्ट था, 52 से 151, इनके बीच में ऐड किया 4A और आर्टिकल भी 51A बना दिया। ये बाद में आया है, ध्यान से देखो, जो बाद में आते हैं ना उनके आगे ही ABC लिखते हैं ज्यादातर, वैसे अपने पार्ट्स भी होते हैं लेकिन ज्यादातर, खासकर भाग जब भी A दिखे ना तो समझ जाना कि 100% बाद में आया है। कुछ आर्टिकल्स ABC हो सकते हैं लेकिन ये भाग हमेशा बाद की पहचान है। इस 51K में लिखे हुए हैं, क्या लिखा है बताओ? मौलिक कर्तव्य। अभी तुमने पढ़ा राज्य की ड्यूटी है, तुम्हारी भी तो कोई ड्यूटी होगी। हमारी ड्यूटी पहले नहीं दी, हमारे जो पूर्वज थे ना वो सोचते थे इंडियंस बड़े अच्छे हैं, अपने आप सारे काम कर लेंगे। उनकी गलतफहमी हमने जल्दी दूर कर दी क्योंकि हमने काम ही नहीं किया, और फाइनली उनको लगा कि ये तो बेशर्म है, मानेंगे नहीं, कर्तव्य इनको समझाने पड़ेंगे, सबके लिए है ये, इसीलिए मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। 1976 में जब आपके देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल। एक आदमी था, नाम था सरदार स्वर्ण सिंह। इस स्वर्ण सिंह नाम के आदमी ने बहुत सारे चेंजेस कहे इंदिरा गांधी को, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो स्वर्ण सिंह की बात में से बहुत सारी बातें मान ली गई, कुछ अनसुनी कर दी, सरकार सारी बात नहीं मानती पर मेजर हिस्सा मान लिया। सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा इंडियंस के ऊपर कम से कम 10 कर्तव्य, इन्होंने वैसे 12 कहे थे, डाल देने चाहिए ताकि ये निभाएं, और इन्होंने कहा था टैक्स देना भी कर्तव्य बना दो। आज तक भी कर्तव्य नहीं है टैक्स देना, सरकार के डर से लोग टैक्स भरते हैं, अपनी मर्जी से आपके देश में कोई टैक्स नहीं भरना चाहता। आपकी सरकार में भी कमी है, जैसे विदेशी सरकार को टैक्स देने में कभी टैक्स की चोरी नहीं करते, कारण जब वो टैक्स भरते हैं ना तो इसके बदले उन सबको बहुत अच्छे रोड मिलते हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। कोई दिक्कत आ जाए ना देश पे तो घर बैठा के तनख्वाह देती है सरकार। अमेरिका ने अपने लोगों का पूरा ध्यान रखा पेंडेमिक में, जर्मनी ने, जापान, सब ने, लेकिन हमारे देश में हम कितना ही टैक्स भर लें, रोड ऐसे हैं कि पता नहीं हर बारिश में कई 100 लोग, कई 1000 लोग मर जाते हैं। बाइक पे जाने वालों के लिए तो बिल्कुल ही अनसेफ है। साउंड नहीं हो पा रही है ठीक? कोई है जो काम कर रहा है इस पे? इको है क्लास में जो मुझे फील हो रही है। तो देखो टैक्स देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, टैक्स देना अच्छी बात है, लेकिन टैक्स के बदले हमें क्या मिलनी चाहिए? पूरे देश को सुविधा। अब प्रॉब्लम ये है, आप सब जब रोड पे चलते हैं तो गाड़ी से अगर आप जाते हैं तो जगह जगह टोल टैक्स पे करते हैं। कितने सारे रोड इंडिया में ऐसे हैं जिसपे टोल टैक्स लेके और रोड बना ही नहीं रखा। आप इसी को देख लो, GT रोड को, हम दूर ना जाए, NH44 देश का सबसे बड़ा, सबसे लंबा हाईवे, NH44 जिसको कि इतना बढ़िया होना चाहिए था कि मक्खनी रोड गाड़ियां भागती चले। ये जो सोनीपत का स्ट्रेच है इस पे कितनी देर लग जाती है, कितनी ज्यादा देर, कारण टोल टैक्स तो बना दिए इकट्ठे करने के लिए, बूथ तो लगा दिए, लेकिन वहां पे सुविधा नहीं दी। अभी भी देखो कितनी प्रॉब्लम, कितनी बार लगभग जाम लगा रहता है, रात में तो लोगों को 2-2 घंटे लग जाते हैं अपने घर वापस आने में। ये गड़बड़ है, इसीलिए लोग टैक्स नहीं भरना चाहते। वैसे टैक्स देना एक नैतिक जिम्मेदारी है, और आज से नहीं, सदियों पहले जब चाणक्य ने पहला भारत बनवाया था ना, अखंड भारत, तब भी टैक्स लिया जाता था। टैक्स लेने से कोई दिक्कत नहीं है और टैक्स देना भी चाहिए, पर दिक्कत है कि इंडिया में टैक्स लेके काम नहीं होता। अगर टैक्स लेके काम हो तो हम सब टैक्स देने को तैयार हो, बशर्ते हमें बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल जाएं, कोई आदमी ऑक्सीजन की कमी से या वेंटिलेटर की कमी से ना मरे, हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ बहुत अच्छी सड़कें हो जिसपे गड्ढे में गिर के किसी का जवान बेटा या किसी का पति या किसी की वाइफ ना मरे, इस तरह की गारंटी हो तो टैक्स भरने में हमें कोई दिक्कत नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह ने उस टाइम कहा था टैक्स लेना ये ड्यूटी बना दो, टैक्स देना। आज तक ड्यूटी नहीं है, वैसे देना सबको पड़ता है क्योंकि सरकार एक्टिव है, ऑनलाइन है। मौलिक कर्तव्य आज आपको सिर्फ 10 निभाने हैं। जिनके बच्चे 6 से 14 की उम्र के हैं उनके मौलिक कर्तव्य कितने हो गए? 11। ये कौन से पार्ट में लिखे? 4A में। कौन सा आर्टिकल था? 51A। इसमें जिम्मेदारी पता है कैसी है? बहुत बेसिक सी बातें, जैसे आपको अपने देश के राष्ट्रगान की इज्जत करनी है, ये तो वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन इसमें राष्ट्रगीत की इज्जत करनी है ये नहीं लिखा। वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करना लिखित में नहीं है, करनी चाहिए, लिखित में है किसकी इज्जत करनी है? राष्ट्रगान। आपको अपना जो इतिहास है ना इसकी रिस्पेक्ट करनी है। आपका जो रिच इतिहास रहा है, चाहे वो प्राचीन काल था, मध्यकाल था, आधुनिक काल था, आपको अपने देश का जितनी चीजें अब तक होती आई हैं इन सब की रिस्पेक्ट करनी है। आपको अपने देश में जितने पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब का ध्यान रखना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको इन सब की केयर करनी है, नदियों की, पहाड़ों की। आप किसी भी तरह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, जैसे सड़क है सबकी है, रेल सबकी हुआ करती थी, या मान लीजिए बस सर्विस है, ये सबकी है, इन सबको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आप जानते हैं इंडिया में थोड़ा सी कहीं गड़बड़ हुई, बस में आग लगा दी, सड़कों पर बैठ गए लोग और सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाया, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो सार्वजनिक संपत्ति है, सबकी साझे की प्रॉपर्टी, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमारी जिम्मेदारी में आती हैं। चलो देखो अब इसमें आगे क्या है, अंडरलाइन कर लो ये। 51 का मूल कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो कर्तव्य स्टार्टिंग से है या बाद में आए? कौन से अमेंडमेंट से आए? कौन पीएम थी आपकी? इंदिरा गांधी। लिख लो यहाँ, इंदिरा ने थोपे थे कि कर्तव्य निभा लो, अधिकारों की डिमांड बहुत करते हो, काम कुछ करते नहीं हो। इसके बाद अभी ये 52वां आर्टिकल छोड़ो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इससे पहले छोटी चीज एक इसी से जुड़ी है, देखो मौलिक अधिकार जहां खत्म हुए थे उसके आगे देखना मौलिक कर्तव्य का चैप्टर था, पेज 70 पे आ जाओ, सेम बात डिटेल में पढ़ेंगे। पेज 70 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्टार्टिंग से हैं या लेट आई हैं? किस पीएम के टाइम पे आई हैं? कौन से अमेंडमेंट से? 42वां। पेज 70 पे आ जाओ, सारी बातें लिखित में है, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। पहला पॉइंट पढ़ो, अधिकार और कर्तव्यों में घनिष्ठ संबंध है। जो कर्तव्य निभाए क्या उसको अधिकार मिलने चाहिए?
अब जैसे तुम्हें तुम्हारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, फीस भर रहे हैं, यहाँ तक भेजते हैं, तुम कॉलेज गए, स्कूल गए, तुमने माँ बाप का पैसा कितना खर्च किया, इसके बदले तुम्हारी क्या नैतिक जिम्मेदारी है कि क्या एक्सपेक्ट है उन्हें तुमसे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी कि तुम कुछ नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ। ये हर पेरेंट्स की इच्छा है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं है ना? इसका इतने साल बैठ के खाया, जिस बाप की कमाई को तुम बचपन से खाते आ रहे हो, अब उसके बदले उसका बस इतना एहसान चुकाना है कि तुम उससे आगे बुढ़ापे तक कुछ ना मांगो और वो अपना जीवन जो अब बच गया उसको जी पाए। जिनके बेटा बेटी 18 से 22, 25 के बीच में सेटल हो जाते हैं, वो अपने जीवन को जी ही तब पाते हैं। पेरेंट्स का असली जीवन जो है ना स्टार्ट ही तब होता है जब उसके बच्चे सेटल हो जाएं। उससे पहले तो चिंता, कभी फिक्र, कभी कुछ कभी कुछ, ये बहुत जब समझ में कब आएगा तुम्हें, तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे। आज से 10 साल बाद तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी कि पेरेंट्स अपनी लाइफ सिर्फ तब जी पाते हैं जब उनके बेटा बेटी अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएं। उससे पहले इतनी चिंताएं होती हैं, इतनी टेंशंस, कभी बेटे की, कभी बेटी की, शादी के बाद भी पता नहीं इनकी निभेगी नहीं निभेगी, आगे उनकी औलाद की भी। तो पेरेंट्स ज्यादा फ्री होंगे मेंटली जिस दिन आप पैसा कमाने लगोगे। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, लिखा नहीं कहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी है। हम सब जब अधिकार की डिमांड करते हैं, जब आप छोटे थे तो बहुत बिना सोचे समझे धड़ल्ले से घर जाके कल मुझे ये सामान चाहिए, कल मुझे ज्योमेट्री नया चाहिए, कल मुझे नए जूते चाहिए, जिस अधिकार से चीजें मांगते थे ना, उस अधिकार के साथ साथ अब कर्तव्य निभाने भी सीखने चाहिए। ये दो चीजें एक साथ हो तभी ये सुंदर हैं। अगर सिर्फ एक चीज तो भी बहुत दुखी रहेगा। सिर्फ अधिकार जमाने औलाद आ जाए और जब कर्तव्य निभाने का टाइम आए बुढ़ापे में तो काम ना करे, तो इसका मतलब तो बिल्कुल बेकार थे वो जो उसको अधिकार दिए गए। ऐसे ही अगर कोई आदमी सिर्फ कर्तव्य निभाता चला जाए और वो अपने अधिकार की डिमांड ना कर पाए तो फिर क्या फायदा ऐसी ड्यूटी निभाने का। ये पैरेलल चलने वाली चीजें हैं आपके परिवार में भी, समाज में भी और देश में भी। अधिकार अच्छे तब लगते हैं देने में जब वो बच्चा या वो इंसान क्या भी निभाता हो अपने कर्तव्य। आप कोई मान लीजिए किसी आदमी के 3 लड़के हैं और 1 लड़की, तीनों लड़के बड़े हैं, शादी कर दी, प्रॉपर्टी बांट के बैठ गए और जब बहन की शादी का टाइम आया तो बोले हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक किया या गलत किया? प्रॉपर्टी पे अधिकार लेने जब आए थे तो ड्यूटी तो निभानी थी ना। ये बेसिक चीज है। आपने अधिकार पढ़ लिया भाग 3 में, अब आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? कर्तव्य। कर्तव्य किसमें है? भाग 4 में। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है, भाग 3 अगर आपको नहीं मिलता तो आप रास्ता पकड़ते हैं कहां का? लेकिन अगर कोई कर्तव्य ना निभाए तो माँ बाप के पास कोई रास्ता नहीं, वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। तुम जा सकते हो कि जी हमें ये वाला अधिकार नहीं दिया, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। एक 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप की शिकायत कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन माँ बाप बुढ़ापे में अपने बेटे की शिकायत नहीं कर सकते या बेटी की कि इसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ये बहुत बड़ी कमी है और इसी को लोगों ने कहा था। इंदिरा ने ये क्या किया, भाग 4 में लिखा, इससे बढ़िया इंदिरा इसको भाग 3 के बाद 3A बना देती। इसने क्या बनवाया? 4 के बाद क्या बनवाया? 4A ना। तो ये अगर 3A होता तो कहाँ के रास्ते खुल जाते? कोर्ट के। और जब तक कोर्ट का डर ना हो तो कर्तव्य कहाँ निभाते हैं लोग। तो इसलिए एक नेगेटिव बात मानी गई कि कर्तव्यों को, इसलिए तो लोगों ने समझा नहीं, तवज्जो नहीं दी, क्योंकि किस पार्ट में लिखे गए हैं वो, जबकि लिखने कहां चाहिए थे? 3A में। चलो पढ़ें क्या क्या हमारे कर्तव्य है। पेज 70 पर आ जाओ। पहला पॉइंट टिक कर लो, अधिकार और कर्तव्यों में घनिष्ठ संबंध है। अब तुम अगर अपने माँ बाप के सामने अधिकार जताते आए हो ना, तो अब आगे जाके बुढ़ापे में उनके में कर्तव्य भी निभा देना। अगर तुमने बचपन में कुछ भी चीजें उनसे ले रखी हैं हक से, तो आगे जाके जब उनको जरूरत पड़े तो उसके टाइम पे याद करना कि हमारी कोई जिम्मेदारी भी है। अधिकार कर्तव्य के साथ ही अच्छे लगते हैं, अकेले नहीं। नेक्स्ट पढ़ो, एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व संदिग्ध है। ये दोनों इकट्ठे चलेंगे। भारतीय संविधान में अधिकारों का वर्णन तो था लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। ये टिक कर लो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। आगे पढ़ो, संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को, इसको टिक करो, देश के राज्य के कर्तव्य बता दिए, जनता के नहीं बताए। राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया। तो राज्य की ड्यूटी किसमें लिख दी? DPSP में। कौन से भाग में? 4। लेकिन आदमी की ड्यूटी नहीं लिखी। बहुत बाद में जाके आदमी की ड्यूटी किस आर्टिकल में लिखी? 51A में। कौन से भाग में? 4A में। नेक्स्ट पॉइंट करना, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था USSR या सोवियत संघ के संविधान से, इसको रूस लिख लो। मौलिक कर्तव्य समाजवादी देश निभाता है, पूंजीवादी तो पैसा खा जाते हैं माँ बाप का, समाजवादी कहते हैं सबका भला, वो कर्तव्य की बात करेंगे। नेक्स्ट करना, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वेरी इंपॉर्टेंट, का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों के संबंध में सजेशन दिया। तो टिक कर लो, राष्ट्रीय आपातकाल 75-77 के दौरान मूल कर्तव्य। कब आए थे मूल कर्तव्य? 1976 में। आपातकाल कब लगा था? 75 से 77 में। नेक्स्ट करना, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 कर्तव्य, 8 पुराने थे, अब पूछे तो तुम्हें 10 और 11 याद रखना है, 8 और 12 मत याद रखना। ये टिक कर लो, 8 कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया जिनमें नागरिकों द्वारा कर अदायगी, इसको सर्कल लगा लो, टैक्स, इसने कहा था टैक्स ड्यूटी बना दो, आज तक नहीं बनी, का मूल कर्तव्य भी शामिल था। किंतु अंडरलाइन करना, 42वां संविधान संशोधन, फिर पढ़ो, अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़े गए 10 मूल कर्तव्यों में इसे शामिल नहीं किया गया। पेपर में आ जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं बना? तो कौन सा नहीं बना? टैक्स पे करना, आज भी नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट उतने काम का नहीं है, बस पढ़ेंगे। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। नेक्स्ट कर लो, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के बाद एक नया भाग 4 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 51 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। फिर ये 11वां कब आया? 11वां कर्तव्य कब आया? 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 86वां। अब पेपर में आएगा कौन से 2 अमेंडमेंट मौलिक कर्तव्यों के हैं, तो 42वां और 46वां। 42वां किस पीएम के टाइम का है? इंदिरा गांधी। और 46वां, अब तुम अपना दिमाग थोड़ा सा, ये 86वां थोड़ा सा दिमाग यूज करो, 2002 में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। वो ऐसे ही घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन। ये टिक कर लो, 86वां, 10 मूल कर्तव्य।
86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में नया खंड ट क्यों है? कॉमन सेंस होती है ना, ABCD लिखते हैं हम इंग्लिश में, तो आप देखो ABCDE, पांचवा हो गया, FGHI, ये क्या आ गया J, फिर ये K। हिंदी में सेम ऐसे ही क ख ग घ य च छ ज झ य ट, तो कौन सा नया पार्ट आया? ट। इंग्लिश में, ये इंग्लिश में अल्फाबेट में कहेंगे तो K और वैसे कहेंगे तो ट। ये टिक कर लो, वैसे 11वां था तो ट जोड़ा गया। अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। अब नागरिकों के कितने कर्तव्य हो गए? 11। ये टिक कर लो। 11 दोनों के अमेंडमेंट बोलो कौन कौन से हैं? 42वां और 86वां। 42वां 1976 में और 86वां 2002 में। अगले पॉइंट पर आ जाओ नीचे। 10 मौलिक कर्तव्य। पहला अंडरलाइन करो, संविधान का पालन। पेपर में जानते हो कैसे आएगा? 4 लंबी लंबी लाइन लिख के देंगे वो तुम्हें, जानबूझ के टाइम खराब करने के लिए। लंबी लंबी ऐसी 4 लाइन लिखेंगे और कहेंगे निम्न में से कौन सा किसी भारतीय का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये पढ़ के तुम बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना, मेन वर्ड्स ढूंढना। अब वो मेन वर्ड्स देखो यहाँ समझ लो। पहला टिक कर लो, संविधान का पालन, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? ये झंडा है, राष्ट्रगान है, ये हमारे राष्ट्र प्रतीक है, तो ये टिक कर लो। यहाँ जहां संविधान लिखा मिल जाए, राष्ट्रगान लिखा मिल जाए, उसका आदर करना। आगे पढ़ो। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है संविधान का पालन करे। अंडरलाइन कर लो, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर। यहाँ लिखो, राष्ट्रगीत लिखित में नहीं है, करनी है इज्जत लेकिन लिखा नहीं है। राष्ट्रगीत या नेशनल सॉन्ग लिखित में नहीं है। अब ये अजीब बात है कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा, कायदे से दोनों बराबर हैं। नेशनल सॉन्ग या वंदे मातरम लिखित में नहीं है। अगला पॉइंट टिक कर लो, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना, जिसने उस टाइम पे प्रेरणा दी थी अच्छी लोगों के मन में। नेक्स्ट टिक करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता। इंग्लिश में भी टिक कर लो, सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, यानी भारत अपने डिसीजन खुद लेगा, हम सब एक हैं, हमारा बंटवारा नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन टिक करना, नागरिकों का सर्वोच्च कर्तव्य है, डबल टिक कर लो। सबसे पहली तुम्हारी जरूरत है, बाद में सब चीजें, कि आप अपने देश की एकता, अखंडता और प्रभुता को बनाए रखें। ऐसा कुछ ना करें जिससे इनमें कमी आए। ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है, लिखित में तीसरा है। पर अगले पेज पर आ जाओ। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये तो हर किसी की ड्यूटी है। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, बस मेन टिक कर लो, समान भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी की भावना का निर्माण करें। तीसरी लाइन टिक कर लो, भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये लिखित में है, नैतिक कर्तव्य, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध ऐसी प्रथाओं का त्याग। नेक्स्ट टिक करो, समन्वित संस्कृति, कंपोजिट कल्चर, इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। आपका कल्चर, आपका पुराना इतिहास कैसा था, खान पान और पहनावा। नेक्स्ट भी टिक करो, प्राकृतिक पर्यावरण की, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। क्या ये राज्य की भी जिम्मेदारी थी? स्थल स्मारक किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य की। नेक्स्ट टिक करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दे, साइंटिफिक चीजों को समझें। ये टिक कर लो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, सुधार की भावना। नेक्स्ट भी टिक करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, डबल टिक कर लो। सबसे पहले लोग जब विरोध करते हैं ना, तो वो हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत है। ये जिम्मेदारी है कि रेल, बस, ट्रक, इन सबको नुकसान ना पहुंचाएं। नेक्स्ट टिक करना, व्यक्तिगत, पर्सनल, इंडिविजुअल और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, मतलब बेस्ट करो अपना, की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11th टिक कर लो, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर मुहैया कराने का माता पिता और अभिभावक का मूल कर्तव्य। नेक्स्ट टिक करना, मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या कोई कोर्ट कह सकता है कि अपनी ड्यूटी जरूर निभाओ? नहीं। विशेषताओं पे आ जाओ, सेकंड लाइन टिक कर लो। ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है, जैसा होना चाहिए ना देश, वो यहाँ लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट भी टिक कर लो, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नागरिक। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान नैतिक दायित्व है। अब जैसे भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, गांधी है, अंबेडकर जी हैं, या जो भी हैं, इन सबकी रिस्पेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। ये नहीं कि हम इनकी रिस्पेक्ट क्यों करें, आपकी ड्यूटी है, आपको बहुत सुंदर भारत इन्होंने बना के दिया था। नेक्स्ट करना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, ये नागरिक कर्तव्य है। इसके बाद मूल कर्तव्यों की आलोचना टिक कर लो। कर्तव्यों की सूची पूरी नहीं है, कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान करना, कर देना, अगला पॉइंट है, ये सब शामिल नहीं है। किसने कहा था टैक्स को डाल दो ड्यूटी में? स्वर्ण सिंह ने, लेकिन आज तक नहीं डाला गया। अगला पॉइंट कर लो, कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी का बेटा अपने या बेटी अपने माँ बाप की केयर ना करे तो क्या इनके लिए कोई प्रावधान है? कानूनी अधिकार सिर्फ तब है जब बाप ने अपना घर खुद बनाया हो, तब वो बेटा उसको निकाले तो वो पुलिस के पास जा सकता है। अगर वो दादा की संपत्ति में से अधिकारी है तो वो उसको मिलेगी। अगला पॉइंट कर लो, कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं और आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। ये कमियां हैं हमारे कर्तव्यों की। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट पढ़ना, आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के महत्व और मूल्य को कम करता है। भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। 3 के खिलाफ सीधे कहां सुनवाई है? 4 में क्या लिखे थे, किसके कर्तव्य थे? राज्य के। 3 थे मौलिक अधिकार और 4 में थे DPSP। अगर कोई राज्य इन पे काम ना करे तो क्या कोई सुनवाई थी? क्या नहीं थी। कहां लिखा था सुनवाई नहीं? आर्टिकल 37। कहां लिखा था सुनवाई है? किसमें लिखा था सुनवाई है? वाद योग्य है 13 में भी, और 32 तो रास्ता आपके लिए खोल ही रहा था। इसका कोई रास्ता नहीं था, इसके साथ ऐड किया 4A। अगर यहां ऐड करते तो रास्ता खुल जाता कहीं ना कहीं, जो नहीं खुला। ये टिक कर लो।
भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। महत्व पे आ जाओ। महत्व में कुछ नहीं है, चौथी लाइन टिक करना। उनमें कर्तव्य बोध सदैव ही जगा रहेगा, ऐसा सोचा था कि लोग अपने आप समझ जाएंगे। अनुपालन पे आ जाओ, अगली हेडिंग पे। बीच के बहुत बेसिक है, पढ़ लेना अपने घर। पहला पॉइंट टिक करना, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया जा सके या उन्हें लागू करने की कोई बाध्यता हो सके। क्या इसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई है? नहीं है, ये कमी है इसकी। अगले पॉइंट पे आ जाओ, तीसरी लाइन टिक करना। राष्ट्रीय ध्वज लिखा है देखो पिंक कलर में। भारतीय संविधान और राष्ट्र गीत के प्रति कोई अनादर न प्रदर्शित किया जाए। राष्ट्रीय सम्मान की अवमानना पर रोक अधिनियम 1971 बनाया था कि कोई झंडे का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अनादर ना करे। इसके बाद अगला पॉइंट टिक कर लो, राष्ट्रीय एकता के प्रति अगर कोई गलत आरोप और दावे आईपीसी की धारा 153 ख के अंतर्गत दंडनीय है। तो जब लोग गड़बड़ करते हैं ना, झंडा जला देते हैं, करते हैं लोग इस तरह का, उनके ऊपर कार्यवाही होती है। कौन सा आईपीसी की कौन सी धारा? 153 ख। बहुत बार ऐसा होता है, झंडे को नीचे कुचल दिया, जला दिया, ये गलत है, इन पे केस बनता है। फिर आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता कौन से सन में आई थी? 1860 में। अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के टाइम में तुमने क्रांति कब की थी? 1857। 1858 में भारत पे महारानी और महाराजा ब्रिटेन का राज स्टार्ट हो गया था, जिसे हम कहते हैं ताज का राज। और ताज के राज वाले क्योंकि पढ़े लिखे थे, साइंटिफिक थे, इन्होंने कहा अब के बाद तुम्हें कानून में रह के काम करना पड़ेगा। और उन्होंने इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1860 में पूरी एक किताब छाप दी जिसमें हर एक गलती के लिए नियम बनाया। ऐसा होगा तो ये होगा, ये वाली धारा लगेगी, ये किया तो ये वाली धारा। आज तक आप भारत में इसी को चलाते आ रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जब आपका देश आजाद हुआ तो आपको अपना एक डेवलप करना चाहिए था, लेकिन बेस आज भी आप अंग्रेजों के देश से ही उठा के कौन सा आईपीसी चला रहे हैं? कौन से सन वाला? 1860 वाला। वही आईपीसी की धाराएं लगभग चल रही है। समय के अनुसार कुछ बदल ली, लेकिन लगभग वही चल रही है। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट टिक करना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध। इसी साल तुम्हें याद है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था भारत सरकार ने, क्या नाम था उसका? कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर कह लो, एक ही बात है। एक आदमी था कैलाश संखाला, बताया होगा शायद ये संखाला, क्या कहलाता है ये? और एक आदमी है फतेह सिंह राठौड़, पेपर में आते हैं दोनों, फतेह सिंह राठौड़, ये कहलाते हैं टाइगर गुरु। उस टाइम के, आज से बहुत पहले, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में इनका सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी के थ्रू। बहुत एज्ड हैं और अगर तुम देखो तो इनकी पर्सनालिटी सच में शेर जैसी लगती है, खुली जीप में। और उस टाइम के, आज से कम 40-50 साल पहले जो अधिकारी बने होंगे, और पर्सनालिटी भी ऐसी, बिल्कुल ऐसे लंबी चौड़ी मूंछ और बड़ा शरीर, और अपनी गन हमेशा साथ रखते हैं और खुले में घूमते हैं, खुली जीप में। इनका नाम है टाइगर गुरु। ये कैलाश संखाला प्रोजेक्ट टाइगर जब चलाया था ना, 1973 में इसके ऊपर काम हुआ। इंदिरा गांधी आपके देश की प्रधानमंत्री थी इस टाइम पर। तो प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे बड़ा नाम किस आदमी का था? कैलाश संखाला। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये दोनों नाम लिख लो, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ऊपर यहीं लिख लो, जहां 72 का अधिनियम दिया है ना, इसी के ऊपर लिख लो प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट, कुछ भी कह लो। 1973, 72 में इसके ऊपर काम हुआ, 73 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। 1973 पहले लिख लो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला, और फिर टाइगर गुरु ऑफ इंडिया फतेह सिंह राठौड़। एक अक्षर से आंसर बदल गया। कैलाश संखाला टाइगर मैन ऑफ इंडिया और टाइगर गुरु ऑफ इंडिया फतेह सिंह राठौड़। ये आईएफएस थे बहुत पहले। प्रोजेक्ट टाइगर पता है तुम्हें क्या है? तुम्हारे देश जब आजाद हुआ तो नेशनल एनिमल क्या था? नहीं, टाइगर तो बहुत देर में बना, पहले शेर था। कब तक रहा था ये? आराम से 1966 तक। 47 के बाद आप ये लगा लो, नेशनल चीजों पे तो आपने काम 50 में किया था। 16 साल बाद ये क्वेश्चन उठने लगा कि जो नेशनल एनिमल है वो तो देश ने देखा ही नहीं, क्योंकि पूरे देश में शेर सिर्फ एक स्टेट में मिलता है, और उस स्टेट का नाम है गिर का फॉरेस्ट है गुजरात में। गिर फॉरेस्ट गुजरात सिर्फ यहाँ है जहाँ खुले में शेर घूमता है, बाकी किसी स्टेट में शेर की कंडीशंस ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन उठा कि शेर को नेशनल एनिमल बना रहे हो, बना तो लिया, 16 साल हो गए, लेकिन ये तो आपके देश के लोगों ने देखा ही नहीं। ताकतवर कोई दूसरा जानवर बना लिया जाए। 1967 में ये कहा गया, इंडिया के उस टाइम पर 17 स्टेट्स में इजिली सबको दिख जाता था टाइगर। तब जंगल भी ज्यादा थे ना, तब की बात तो बहुत ग्रोथ बन गई, लोग बाग और ये चीजें बढ़ा दी गई। टाइगर को कहा नेशनल एनिमल बना लो, और इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर आपने लॉन्च किया था 1972 के एंड में, जिस पे काम आपने कब देखा? 1973 में, कि टाइगर ऑलरेडी 17 स्टेट्स में है। अगर थोड़ा सा काम किया जाए तो इनकी संख्या बहुत बढ़ सकती है। और हम बहुत प्राउड के साथ कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया का है। आपके यहाँ जो मैंने लास्ट पढ़ा था, 3000 के आसपास टाइगर थे। आपके बाद रशिया का नंबर आता था, जो ये आंकड़ा हो गया कम से कम 1.5-2 साल पुराना, उसके पास 500 टाइगर थे। तो आप सोचो, कहाँ 3000, कहाँ 500। हम नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में कौन से जानवरों की संख्या में? टाइगर। हमने टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था पलामू। पलामू आज झारखंड में है, लेकिन तब बिहार में हुआ करता था। पलामू नेशनल पार्क था। इस नेशनल पार्क में आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू यहाँ टाइगर्स के लिए अच्छी कंडीशंस बनाएंगे। इनके बच्चे पैदा हुए तो उनको बहुत ज्यादा केयर दी गई ताकि वो मर ना जाए। नेचर का नियम है, टाइगर और लॉयन के सब बच्चे जिंदा नहीं रहते। अगर 4 कब्ज हुए हैं तो उनमें से 1 या 2 जिंदा रहेंगे, ये नेचुरल है, 1-2 मर ही जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने केयर देके कोशिश की, इसके बच्चे लगभग बचे रहे। आजकल डॉक्टर्स हैं, वेट हैं, चीजें ज्यादा इजिली आसानी से उपलब्ध हैं। आज आप फक्र से कह सकते हैं वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है टाइगर्स की संख्या में? हम लोग। और हमारा नेशनल एनिमल टाइगर किस सन के बाद से बना दिखाई दिया? 66 के बाद से। 66 तक क्या रहा तुम्हारा? शेर सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा क्या मिलता ही यहाँ है, बाकी में है ही नहीं। जू में रखना एक अलग बात है। 2 चीजें होती हैं, एक होता है इन सीटू, ये पेपर में आया था एसएससी में, एक होता है एक्स सीटू। सर ने बताया है ये
नहीं बताए, इसको भी सुन लो। कुछ चीजें होती हैं जो अपने आप नेचुरल, जैसे कोई जंगल में शेर है, गिर के जंगल में, वो वहीं रहेगा, वहां से पकड़ के दिल्ली के चिड़ियाघर में लाके रख लिया। एक चतबीर अपने ये इसके पास पड़ता है ना, किसके पास पड़ा, जीरकपुर के पास, चंडीगढ़ के पास, वहां भी शेर रखा हुआ है। बहुत सारे स्टेट्स में जो बड़े जू होते हैं ना, वहां शेर ले आते हैं, लेकिन ये शेर वहां है नहीं, ये पकड़ के लाए गए। जब कोई चीज नेचुरली एक जगह मिलती है तो हम कहते हैं ये इन सिटू है, यहाँ हमेशा जानवर खुश रहेगा, ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा। और जब पकड़ के उसको कहीं बंद कर दें, कहीं ले जाएं, चाहे वो कोई ब्रीडिंग सेंटर हो या कोई जू हो या कुछ भी हो, उसे हम कहते हैं एक्स सिटू। इसमें जानवर की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। अगर आप कभी दिल्ली गए हैं तो आप देखना वहां शेर भी मरियल टाइप का ही है, और ऐसा मरियल है कि अगर 2-4 आदमी इकट्ठे कूद पड़े तो उसका डर के मारे ही मर जाए, क्योंकि उस बेचारे को शिकार करने का मौका नहीं मिलता ना। जो जंगल के जानवर होते हैं ना, कौन से कहलाते हैं वो, इन सिटू। आपने जो डेवलप कर दिया वो एक्स सिटू। ज्यादा अच्छी जो इनकी संख्या है वो कहां बढ़ सकती है, इन सिटू। चलो बाकी कल पढ़ेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, हाँ रोज मैं भूल जाती हूँ, कमिंग मंडे से आपके बैच में सुबह, इसको सब लोग सुन लेना, 8:30 बजे से हरियाणा जीके की बिल्कुल नए सिरे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और अब ये नए बच्चों के लिए हैं। इस साल में मैंने 2 बार हरियाणा जीके करा दी। बैठ जाओ, 1 मिनट में सुन लो, तुम्हारे काम की है। वैसे सबसे लेट आओगे, खड़े सबसे पहले यहाँ पे भागेंगे बस। अब देखो बोर्ड पर, मैंने हरियाणा जीके इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च में कराई, अप्रैल में, जून में लॉकडाउन लग गया, फिर जुलाई, अगस्त में कराई। आप लोग नहीं थे, आप में से ज्यादातर लोग वो हैं जिनके एडमिशन अगस्त और सितंबर के हैं। मेजोरिटी सितंबर के बच्चे होंगे यहाँ। सितंबर में मैंने हरियाणा जीके नहीं पढ़ाई। अब मैं इसको अक्टूबर, मेरे ख्याल मंडे पड़ेगा 4 का, शायद ना 4 का ना, 4 अक्टूबर से इसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। और अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जितने एग्जाम होंगे ये उसको टारगेट करके पढ़ाई जाएगी। इसमें कोर्स नॉर्मल स्पीड से चलेगा, भागेगा नहीं। हर एक नए बच्चे के लिए बढ़िया है। तो मंडे को हरियाणा जीके की बुक्स ले लेना, और यहाँ 8:30 बजे का मतलब है तुम 8, सवा 8 के आसपास आ जाना, ताकि तुम तब तक एडजस्ट कर लो। ठीक है, मंडे से क्लासेस हैं, ये इसी रूम में लगेंगी। और ये चलो।